यह क्रिसमस द्वीप का लाल केकड़ा है, वही केकड़े जो प्रवासन के दौरान पूरे द्वीप को भर देते हैं। लेकिन यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। लाल केकड़ों को चींटियां नष्ट कर देंगी। 1990 से चींटियों ने 50 मिलियन से अधिक केकड़ों को मार डाला है, जो कुल संख्या का 40% है। अमेरिका, स्पेन, जापान कोई भी इस तरह के आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। यह फुटेज चींटियों को ततैया के घोंसलों को लूटते हुए दिखाती है। सभी ततैयों को पूरी तरह से मार डालती हैं और सब कुछ अपने साथ ले जाती हैं। और यह कोई अपवाद नहीं है। ऐसा बार बार होता है। यह अजीब लगता है, लेकिन चींटी आसानी से एक ततैया को हरा सकती है, जो आकार में उससे कई गुना बड़ी हो सकती है। डंक चींटियों के पास अपनी सुरक्षा का साधन है, जो एक प्राचीन पूर्वज से विरासत में मिला है। चींटी का डंक मानव के बाल से भी पतला होता है और हमले के दौरान इसे शिकार के शरीर में जहर डालने के लिए निर्देशित किया जाता है। इसके अलावा उनके पास शक्तिशाली जबड़े और तेजाब होते हैं, इसलिए इस ततैया के पास कोई मौका नहीं होता है। लेकिन चींटियां ततैयों को क्यों मारती हैं? वे उनके घोंसले क्यों नष्ट करती हैं? ततैया बहुत आक्रामक शिकारी हैं। हम यह नहीं कह सकते कि वे अच्छे पड़ोसी हैं, और इस समस्या को हल करने के लिए चींटियों को न केवल वयस्क ततैयों से निपटना पड़ता है, वे एवनडेल मकड़ियों के साथ भी ऐसा ही करती हैं। मिर्सिया चींटियां मकड़ी के घोंसले तक पहुंचती हैं, सबसे छोटी मकड़ियों को मारती हैं और अन्य मकड़ियों को बाहर निकाल देती हैं और फिर घोंसले को नष्ट कर देती हैं। हाँ, वे ऐसा सब कुछ करती हैं ताकि मकड़ियां वहां से चली जाएं और कभी वापस न आएं। कारण बहुत सरल है। ये जीव एक ही समय में एक ही क्षेत्र में भोजन करते हैं। चींटियों को प्रतिस्पर्धियों की आवश्यकता नहीं है और छोटे रहते हुए मकड़ियों से छुटकारा पाना आसान होता है। खैर, मुझे नहीं लगता कि आकार और उम्र चींटियों के लिए कोई समस्या है। यदि वे चाहें तो वे किसी को भी मार सकती हैं। उन्हें बस एक बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की आवश्यकता होती है। एक पानी का सांप चींटियों द्वारा पकड़ा गया और लगभग जिंदा खा लिया गया। वह अभी भी जीवित है। देखिए वह कितना बड़ा है। उदाहरण के लिए एक और सांप जिसे चींटियों से मिलने का दुर्भाग्य हुआ। चींटियों को पूरे गेको को खाने में केवल कुछ घंटे लगते हैं। या जैसा मैंने कहा, एक काफी बड़ी मकड़ी को बड़ी आसानी से खा सकती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने छोटे जीवों के पास हथियारों का इतना बड़ा जखीरा हो? और यह सब प्रकृति के किसी भी नियम के खिलाफ नहीं है। चींटियां सबसे प्राचीन कीड़े हैं। वे 100 मिलियन साल से भी पहले अस्तित्व में थीं। और निश्चित रूप से इस पूरे समय में उन्हें जीवित रहने के लिए लड़ना पड़ा। उन्होंने इतनी बार और इतनी गहराई से लड़ाई की कि यह उनके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस समय के दौरान कई दुश्मन विलुप्त हो गए। उदाहरण के लिए अतीत में प्राचीन चींटियों के मुख्य दुश्मन डायनासोर, पक्षी और स्तनधारी थे। उस समय चींटियां अपने शक्तिशाली डंक का उपयोग करने में सक्षम थीं, लेकिन यह अन्य कीड़ों के खिलाफ बेकार था। फिर उनका डंक एक रासायनिक वितरण प्रणाली में बदल गया, जिसका उपयोग अन्य चींटियों के खिलाफ किया जा सकता था। जबड़े भी बहुत मदद करते हैं। कुछ चींटियां विस्फोट करने और अपने आसपास सब कुछ चिपचिपे पदार्थ से ढकने में सक्षम हैं। ऐसा लगता है कि अगर चींटियों को 2 मिलियन साल और मिल जाएं, तो वे बंदूकें भी बना लेंगी। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के समान है। इसके कई उदाहरण हैं कि कैसे एआई ने न केवल सीखना शुरू किया, बल्कि सिस्टम में खामियां भी ढूंढ लीं। हाँ, आज भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक साधारण खेल को हैक कर सकती है और नियमों को तोड़ने का तरीका खोज सकती है, और इसके निर्माण के बाद से ज्यादा समय नहीं बीता है।
यह आश्चर्यजनक नहीं है कि चींटियां इससे 100 गुना ज्यादा कर सकती हैं। यह एक साधारण चींटी कॉलोनी है और यह भी एक कॉलोनी है। यह अर्जेंटीना चींटियों की है। शुरू में वे दक्षिण अमेरिका के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहती थीं, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में इन्हें दक्षिण अफ्रीका, भूमध्य सागर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कैलिफोर्निया में भी पाया गया। यह नई जगहों के लिए एक वास्तविक आपदा है। अर्जेंटीना चींटियां नई जगह पहुंचते ही किसी भी प्रजाति की स्थानीय चींटियों को नष्ट करना शुरू कर देती हैं। उनका उद्देश्य एक विशाल मेगा कॉलोनी बनाना होता है। इसका मतलब है कि अलग अलग कॉलोनियों में रहने वाले कीड़े आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। यह ऐसा है जैसे आप अपने माता पिता के घर से बाहर चले गए हों, लेकिन फिर भी उनके बगल में रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी बड़ी आबादी केवल मानव समाज से तुलना की जा सकती है। आप जानते हैं, ये कॉलोनियां लगातार बढ़ रही हैं। मैं सोचता हूं कि अन्य कीड़े क्या महसूस करते होंगे जब वे ऐसी एक सेना को देखते हैं। यह एक सेना के समान है। वे क्या सोचते होंगे? शायद अब हमारा अंत निकट है। यह विश्वास करना कठिन है कि कीड़ों के पास भावनाएं हो सकती हैं, और इस प्रश्न का अध्ययन करना और भी कठिन है, लेकिन वैज्ञानिक इसे करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने ड्रोसोफिला पर प्रयोग किए और उनमें आदिम शिकारी भय उत्पन्न करने की कोशिश की, और ऐसा लगता है कि वे इसमें सफल हुए। डरी हुई मक्खियों को शांत होने और खाने की ओर लौटने में कुछ समय लगता है। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ महसूस किया। इसलिए यह संभव है कि अन्य कीड़े भी अर्जेंटीना चींटियों से डरते हों। शायद उन्होंने पहले ही इनके प्रति एक प्रकार का भय विकसित कर लिया हो, और यह तर्कसंगत है। इसके विपरीत मनुष्यों का कीड़ों से डरना अधिक रहस्यमय है। कुछ कीड़े काटते हैं, कुछ बीमारियां फैलाते हैं, और कुछ जहरीले होते हैं। मानव मस्तिष्क ने समय के साथ इन भावनाओं को एक जैसा कर दिया है, और यह शायद इसलिए है क्योंकि कीड़ों का शरीर जानवरों या पक्षियों के शरीर से बहुत अलग होता है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि कीड़ों का उपयोग डरावनी फिल्मों में किया जाता है, यहाँ तक कि चींटियों का भी। दरअसल कोई भी छोटा प्राणी डरावना लगेगा यदि आप उसे 100 गुना बड़ा बना दें, और ऊपर से उनकी भयानक आवाज। पहली खबर यह है कि यह वास्तव में चींटी की आवाज की तरह ही है। दूसरी खबर यह है कि असली आवाज इससे भी डरावनी होती है। चींटियां फेरोमोन का उपयोग करके संवाद करती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे चुप रहती हैं। इसके अलावा उनकी आवाजें कॉलोनी में उनके स्थान के आधार पर अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, यह एक साधारण कार्यकर्ता चींटी की आवाज है, और यह एक सैनिक चींटी की आवाज है, और अंत में रानी की आवाज है। यह आश्चर्यजनक है कि 1954 में फिल्म निर्माताओं ने अंदाजा लगाया और स्वर को सही ढंग से पेश किया। क्या असली चींटियां डर जाती अगर उन्होंने अपनी विशाल रूप देखी होती? कहना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि चींटियों और जानवरों में मृत्यु का कोई डर नहीं होता। वे अस्तित्व समाप्त होने से नहीं डरते। वे केवल उन चीजों से डरते हैं जो उन्हें मार सकती हैं। उदाहरण के लिए, वे किसी खास शिकारी से डर सकती हैं, और यह मानवीय दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। अधिकांश मामलों में हम मृत्यु से जुड़ी हर चीज से चिंतित हो जाते हैं, खासकर यदि वे चीजें मानव अवशेष हों। मानव इतिहास के सबसे भयानक क्रिप्ट्स में से एक पेरिस के ठीक नीचे स्थित है। यहाँ पेरिस के कब्रिस्तानों से लगभग 6 मिलियन लोगों की हड्डियां हैं। इसका उद्देश्य कब्रिस्तानों को खाली करना था, इसलिए हड्डियों को कैटाकॉम्ब्स में जमा किया गया।
कुछ सालों बाद लोगों ने हड्डियों और खोपड़ियों को एक विशेष तरीके से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं क्या? अब यह और भी डरावना लगता है। आज मृत्यु का यह साम्राज्य पेरिस और वहां रहने वाले लोगों के इतिहास का एक प्रकार का संग्रहालय है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि चींटियों के पास भी कुछ ऐसा ही है? केवल एक प्रजाति, फॉर्मिका आर्चिबाल्डी। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इसके व्यवहार को अजीब मानते हैं। ये चींटियां न केवल अन्य चींटियों का शिकार करती है, बल्कि उन्हें खाती हैं, बल्कि उनकी खोपड़ियां भी इकट्ठा करती हैं। हाँ, इनके घोंसलों में ओडोंटोमाकस चींटियों की बहुत सारी खोपड़ियां पड़ी होती हैं। वैज्ञानिकों को यह समझ नहीं आता कि ये चींटियां केवल खोपड़ियां ही क्यों इकट्ठा करती हैं। एक सिद्धांत यह है कि चींटियों को यह पता ही नहीं है कि उन्हें अपने मारे गए दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहिए। खैर, वे लापरवाह हो सकती हैं, लेकिन वे जानती हैं कि मृत शरीर को अपने चींटी के घोंसले से हटाना जरूरी है ताकि संक्रमण से बचा जा सके। इस व्यवहार को नेक्रोफोर्सिस कहा जाता है। यह मधुमक्खियों और दीमकों जैसे सामाजिक कीड़ों के लिए सामान्य है। चींटियों की कॉलोनियों में यहाँ तक कि अंडरटेकर भी होते हैं जो मृतकों से निपटते हैं। आमतौर पर वे मृत शरीर को चींटी के घोंसले के अंदर एक विशेष कब्र में रखते हैं या उन्हें बाहर फेंक देते हैं। यदि अंडरटेकर को कोई ऐसी चींटी मिलती है जिसमें मृत शरीर की गंध हो, तो उसे तुरंत कॉलोनी से हटा दिया जाता है। वैसे अगर आप इस गंध को किसी जीवित कीड़े पर लगा दें, तो उसे भी मार दिया जाएगा और बाहर फेंक दिया जाएगा, एहतियात के तौर पर। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा जिसने मुझे बहुत हैरान किया। चींटियां समझती हैं कि मृतकों के संपर्क में आना खतरनाक है क्योंकि इससे बीमारी फैल सकती है, लेकिन कीड़े अपने पैर नहीं धो सकते और उनके पास व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी नहीं होते। इसलिए अंडरटेकर दूसरों को संक्रमित करने से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वे घोंसले के बाहर अधिक समय बिताते हैं या तब बाहर रहते हैं जब अन्य अंदर होते हैं। लेकिन चींटियां न केवल मृतकों को दफनाना जानती हैं, बल्कि वे जीवितों का इलाज भी करना जानती हैं। और इसके लिए उन्हें मानवनिर्मित पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी प्रकृति खुद यह सब कर देती है। अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान डॉक्टरों ने देखा कि कई सैनिकों के घाव नीलीहरी चमक लिए हुए थे। चमकते घाव तेजी से ठीक हो रहे थे और निशान कम दिख रहे थे। क्या आप इसे कल्पना कर सकते हैं? चारों ओर गंदगी, अस्वच्छता, और फिर भी लोग चमत्कारिक रूप से ठीक हो रहे थे। इस घटना को एंजल्स ग्लो कहा गया। कई सालों बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि इसमें किसी परी का हाथ नहीं था, बल्कि यह बैक्टीरिया फोटोहेब्डिस ल्यूमिनेसेंस था। इन बैक्टीरिया के रसायनों ने अन्य बैक्टीरिया को मार दिया, जिससे एंटीबायोटिक प्रभाव हुआ। चींटियों के एंटीबायोटिक्स अलग तरीके से काम करते हैं। चींटियों के पास न केवल अंडरटेकर होते हैं, बल्कि रसायनज्ञ भी होते हैं। किसी तरह उन्होंने रेजिन इकट्ठा करना और इसे अपने द्वारा बनाए गए तेजाब के साथ मिलाना सीख लिया। इसके बाद रसायनज्ञ इस मिश्रण को पूरे घोंसले में लगा देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मिश्रण खतरनाक फंगस को नष्ट कर देता है और कॉलोनी को महामारियों से बचाता है। हर चींटी का घोंसला अपना खुद का हाइजेनबर्ग और शायद जेसी पिंकमैन भी रखता है।